नमस्कार, न्यूज ब्रेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में हमारे आज के खास मेहमान हैं जाने माने कवि, जिनकी कविता तार सप्तक में भी सजोई गई है। 4 काव्य संग्रह जिनके आ चुके हैं और एक गद्य की पुस्तक आई है। राजकुमार कुंभत जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार कुंभत जाने माने विचारक, कवि और व्यंग्यकार हैं। लगातार सक्रिय हैं। 1947 में उनका जन्म हुआ था और अभी लगातार सक्रिय हैं अलग अलग विधाओं में। इंदौर के कॉफी हाउस में कभी शान हुआ करते थे, लेकिन आजकल कॉफी हाउस का युग खत्म हो गया है, तो घर पर बैठकर ही लिखना पढ़ना मुमकिन होता है। आप ये बताइए कुंभत जी, साहित्य लगातार हाशिए पर जाता जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अरे भाई, साहित्य को बदनाम क्यों करते हो कि साहित्य ही हाशिए पर जा रहा है? साहित्य भी जा रहा है, साहित्य के साथ साथ धर्म हाशिए पर जा रहा है, राजनीति हाशिए पर जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्यता हाशिए पर जा रही है। तो मनुष्यता का हाशिए पर जाना सबसे दुखद और सबसे चिंता का विषय होना चाहिए, जिस पर कि गौर नहीं किया जा रहा है। न राजनीति गौर कर रही है, न धर्म गौर कर रहा है, न साहित्य गौर कर रहा है। आपने कहा राजनीति भी हाशिए पर जा रही है। अगर सब चीजें हाशिए पर हैं तो मुख्य सफे पर कौन है? मुख्य सफे पर तो दलाल है, कारपोरेट्स है, पैसा है और बाजार है। सब कुछ वही तय कर रहा है, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे शिक्षाविद हो, सबको वो बाजार तय कर रहा है, पैसा तय कर रहा है। इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए कि ये पैसा तय करने की स्थिति क्यों बनी। पैसा ही सब कुछ तय करने क्यों लगा? पार्टी तय नहीं कर रही है, पार्टी की विचारधारा तय नहीं कर रही है, पार्टी का हाईकमान अपना उम्मीदवार तय नहीं कर रही है, बाजार तय कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तय कर रहा है और कारपोरेट्स तय कर रहे हैं। मतलब बाजार इस कदर हावी है हमारे पूरे समाज पर। आपने कहा मानवीयता भी हाशिए पर चली गई है, कुछ इसको और विस्तार से बताएं। आपकी राय में किस तरह मानवीयता हाशिए पर है? आज सारी दुनिया में मानव अधिकारों की बात हो रही है, मानव अधिकार छोड़े पशु अधिकारों के लिए संगठन बन रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, मनुष्यता हाशिए पर जा रही है, इससे आशय यह है कि आप अपने आपाधापी में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि पास पड़ोस में क्या हो रहा है इससे बिल्कुल बेखबर है। पड़ोस में क्या घटना हुई है, क्या दुर्घटना हुई है, आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप विश्व रंगमंच पर विश्व रंगमंच की बात कर रहे हैं, विश्व के नेता बनना चाहते हैं और विश्व शक्ति बनना चाहते हैं। सन 2000 में जो विजन 2000 दिया गया है, उसमें हमें यह बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि भारत सन 2020 में, यानी 2020 में हमारा देश विश्व शक्ति बन जाएगा। तो हम नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि तमाम दुनिया, जो शेष दुनिया है, वो भारत के नक्शे कदम पर चले, भारत के आदेशों का पालन करे, क्योंकि हम शक्ति हो गए। शक्ति भय से भय देती है, शक्ति भय को जन्म देती है और भयभीत करती है, समाज को भयभीत करती है। तो हम विश्व शक्ति बनकर पूरे देश को भयभीत करना चाहते हैं, लेकिन हम विश्व का नेतृत्व करना नहीं चाहते हैं। हमें लीडरशिप चाहिए, देश में लीडरशिप चाहिए, दुनिया में लीडरशिप चाहिए। विश्व शांति की अगर हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमें नेतृत्व कौन सा चाहिए? शक्ति संपन्न नेतृत्व चाहिए या नैतिकता के आधारित जो मानवीय मूल्यों वाला नेतृत्व होता है, वो नेतृत्व चाहिए। क्या वामपंथ का धीरे धीरे एक तरफ हटते जाना, वामपंथ का कमजोर होना, इससे कुछ फर्क पड़ा है? वामपंथ का कमजोर होना इस देश के लिए सबसे दुखद घटना है। सबसे बुरी खबर अगर है तो यही है कि इस देश की राजनीति से, इस देश की मुख्य राजनीति से धारा से जो वामपंथियों का पिछड़ना हुआ है, वो बहुत ही भयंकर सूचना है। क्योंकि इसकी वजह से ये हो रहा है कि एक तरफ दक्षिणपंथी शक्तियां हावी हो रही हैं, वे चाहे किसी भी पार्टी में हो, वे हावी हो रही हैं, और प्रगतिशील विचारधारा के लोग किसी भी पार्टी पे हो, वे पिछड़ रहे हैं और उसका फायदा नक्सली आंदोलन उठा रहे हैं। जो माओवादी शक्तियां देश में सक्रिय हो रही हैं, तो जिस तरह से वो बंदूक की नोक पर अपने समझौतों, अपने शर्तों का अपहरण कर रहे हैं, शर्तों के आधारित वो अपने मकसद का अपहरण कर रहे हैं। कलेक्टर को अगवा कर लेना कोई अच्छी चीज नहीं है, और सिर पर आप बंदूक रख के समझौता करना चाहते हैं, ये कौन सा प्रगतिशीलता है? क्या हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति कम हो गई है? नेताओं में इच्छा शक्ति बची ही नहीं है, वहां सिर्फ धंधा बचा है। किस तरह से चुनाव जीता जाए, किस तरह से कंपनियों को प्रचार के लिए पैसा दिया जाए, किस तरह से जाति आधारित राजनीति की जाए,
किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहां से उगाई की जाए, उगाई करने के बाद उसको क्या फायदा पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर एक बाजार और विभत्स बाजार का जो स्वरूप बनता है वो इस देश की राजनीति का स्वरूप बना हुआ है। इतनी नफरत इस बाजार से आपको क्यों है? नहीं, बाजार से नफरत नहीं है। हाँ। बाजार पहले भी हुआ करते थे, बाजारवाद से नफरत है, बाजार से नफरत कतई नहीं है। हम चाहेंगे कि दुनिया भर का सामान हमारे देश में आए और हमारे देश का सामान दुनिया भर में जाए, इससे कतई एतराज नहीं है। बाजार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लेकिन बाजारवाद, बाजार ही सब कुछ तय करेगा, तो वो घृणित कार्य है। क्या कारण रहे, क्यों बाजारवाद को इतना तवज्जो मिला? क्योंकि जो नैतिक मूल्यों का ह्रास होता गया, जो धार्मिक शक्तियां कमजोर पड़ती गई, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी, जो आचरण को सुधारती थी। मैं उन धर्मांध व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिक आदर्शों की बात कर रहा हूं, जो नैतिकता, मनुष्यता का पाठ पढ़ाती थी, मूल्यों आधारित जीवन जीना सिखाती थी। उनका जब ह्रास हुआ तो ये सब दुर्घटनाएं बाजारवाद ने अधिकृत की और उनको इस तरह से बाजार के अंतर्गत फैलाया, सुविचारित तरीके से फैलाया कि उनको लाभ मिले और जनता को हानि उठानी पड़े। राजकुमार कुंभत जी, आप जो बात कह रहे हैं वही बात तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि धर्म का स्थान कम हो गया, हमने धर्म निरपेक्ष सरकार की बातें मानना शुरू किया और धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी, संतुष्टिकरण की बात हो रही। तो बीजेपी वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बीजेपी वाली बात नहीं। बीजेपी की जो राजनीति है वो अल्पकालीन है और वहां जो धर्म है वो पूर्णकालिक है, पूर्णकालिक राजनीति की तरह आता है। ये जिस तरह से धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं वो बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन बाजार का ये एजेंडा नहीं है। बाजार का एजेंडा है बीजेपी का भी व्यापार करो, कांग्रेस का भी व्यापार करो, वामपंथी आए तो उनका भी व्यापार करो, कलेक्टर का अगवा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। मतलब मीडिया इसमें इस तरह दोषी है कि मीडिया हर चीज को अपनी टीआरपी से, सर्कुलेशन से, मुनाफे से, इससे जोड़ने लगा। यस, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं तो आप। साहित्य में ये बात नहीं थी क्या पहले कि साहित्य में ऐसी रचना लिखी जाए जो ज्यादा लोकप्रिय हो, ज्यादा पसंद की जाए, भले ही उसका स्तर चाहे जो हो? क्या वहां गुटबाजी नहीं है? आप नेताओं को ही क्यों दोष देते? नहीं, दोष नहीं दे रहा हूं मैं नेताओं को, मैं आपको मूल बात बता रहा था कि जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या साहित्य हाशिए पर चला गया है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों से जूझते हुए मैंने ये बात बताई कि सिर्फ साहित्य हाशिए पर नहीं गया है, धर्म भी हाशिए पर गया, राजनीति भी हाशिए पर गई, और उनको हाशिए पर धकेला किसने? मनुष्य विरोधी शक्तियों ने। अब आप उसमें बीजेपी का नाम लेकर कोई बात मेरे मुंह से मत कहलवाइए। आपको जो कहना चाहते हैं अपनी टिप्पणी अपने अनुसार कहिए, ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी आप साम्यवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल है। साम्यवादी सत्ता का पतन हुआ है, साम्यवादी सत्ताओं का पतन हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन साम्यवादी विचार का पतन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, और वो फिर से अपनी जगह को हासिल करने में लगा हुआ है। साहित्य में एक बड़ा गुट है जो साम्यवादी विचारधारा का है, और वो उस गुट के लोग दूसरे साहित्यकारों को उस खेमे में आने, क्या ऐसी कुछ राजनीति होती है? साहित्य में भी राजनीति होती है, और वो राजनीति तो इतना, उसका स्वरूप इतना विभत्स है जिसके बारे में आप भी थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, जानकारी रखते हैं। वो स्वरूप देखने वाला फिर राजनीति पे जाना पसंद करेगा और राजनीति को ये बताएगा कि राजनीति उससे शुद्ध है, उतनी हिंसक नहीं है। ये राजनीति का क्षेत्र उतना हिंसक नहीं है जितना हिंसक और जितना विभत्स साहित्य का क्षेत्र है। साहित्य का भी क्षेत्र नहीं कहना चाहिए, साहित्य की राजनीति करने वालों का क्षेत्र है, और जो साहित्य की राजनीति करने वालों का क्षेत्र है वो समूचे साहित्य को प्रदूषित कर रहा है। आप अज्ञेय के तार सप्तक के कवि हैं, साहित्य में क्या बदलाव आए हैं पिछले 50 सालों में? 50 साल में जो बदलाव आए हैं, हाँ, उनसे एक माने में पूरी तरह से देखा जाए तो साहित्यकार दो हाथ नहीं कर पाया है। मैं मानता हूं ऐसा कि जो परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक सरोकारों में परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन आए देश में, दुनिया में, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, और सतत जीवन में सतत परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो लेखक है वो उस तरह से नहीं देख पाया जिस तरह से उसको देखना चाहिए था। उसका भी कारण वही है कि मूल्य आधारित चीजों का पतन होता ही चला गया। हर कोई व्यक्ति, हर कोई विशेष अपनी चीज को पाना चाहता है, किसी चीज को भी पाना चाहता है, इस पे लगा हुआ है, तो सारी चीज हो रहा ही था। कविता का एक वर्ग है, कविता लिखने वालों का एक वर्ग है जो मंचीय कविता लिखता है, और
कविता को नुकसान उस वर्ग के लोगों ने बहुत पहुंचाया है, क्योंकि मंचों पर जाकर वो उस वर्ग के लोग नेताओं को गालियां देते हैं और खुद शराब पीकर मंच पर अभद्र व्यवहार करते हैं। उनका चरित्र कहीं से भी नैतिकतावादी नहीं है। वो खुद मोटी मोटी रकम लेते हैं और एक ही कविता 50 कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं। उस कविता में और आपकी कविता में क्या अंतर? वो कविता जो है लोकप्रिय कविता कह सकते हैं किसी आधार पे, या उसको आप मनोरंजन की कविता कह सकते हैं। सही शब्द तो यही बनेगा कि वो मनोरंजन की कविता है। वो मनोरंजन करती है, हंसाती है, गुदगुदाती है, बहुत हुआ तो आपको थोड़ा बहुत रोमांचित करती है, उत्तेजित करती है, कुछ करने के लिए नहीं करती है। हाँ। और जो हम लोगों की कविता है, जिसको कि पठित कविता कहा जाता है, लिखित कविता कहा जाता है, या मुद्रण की कविता कहा जाता है, या मुद्रित कविता कहा जाता है, वो कविता मनोरंजन की कविता नहीं है। वो कविता जीवन मूल्यों की कविता है, वो मनुष्यता की कविता है। वो ये जांच पड़ताल करती है कि कहाँ विद्रुपताएं जन्म ले रही है, कहाँ आम आदमी को दुख हो रहा है, उसकी कविता है वो। यहाँ मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं है। और लोकप्रियता का जहाँ तक ताल्लुक है, वो लोकप्रियता वही गुण है जो बाजार से आता है। लोकप्रियता बाजार का हिस्सा है। बिल्कुल बाजार का हिस्सा है। अभी आपका क्या लेखन चल रहा है? आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं कुछ खास तरह की कविताओं पर काम कर रहा हूँ जी, जो लगभग 2-3 महीने का समय मांगती है। और वो कविताएं जो होगी वो समूचे राजनीतिक परिवर्तन को लेकर कविताएं, कि क्यों नहीं हुआ और क्यों होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा सा जूझ रहा हूँ। वो बार बार बातें आती है और जैसे ही वो बातें बनती हैं, उनके नोट्स तो छोटे छोटे ले रहा हूँ अभी, लेकिन मैं नोट्स लेने से बात बनती नहीं मुझसे। मैं जब भी लिखने लगता हूँ तो एक बैठक में लिख के पूरा कर देता हूँ। वो नोट्स तो छूट जाते इधर उधर। तो मैं कुछ ऐसी राजनीतिक कविताओं पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा पढ़ क्या रहे हैं आप? पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा निराला ने लिखी है। उसको जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार नई नई प्रेरणाएं आती है। श्रीराज शुक्ल का राग दरबारी है, उसको जितनी बार पढ़ते हैं वो उतनी बार नए नए अर्थों में जीवंत हो उठता है। आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर का जी, वो अब तक के हिंदी संसार में लिखी गई एकदम एकमात्र प्रामाणिक जीवनी है। ये खुशखबरी है शायद कि वो जीवनी आवारा मसीहा नाम से जो लिखी है विष्णु प्रभाकर ने, वो शरद चंद्र पर लिखी गई है। जी, शरद चंद्र एक लोकप्रिय उपन्यासकार थे बंगाल के जी। और फिर वही बात आई कि लोकप्रिय थे इसलिए साहित्य में पूजे गए या पूजने योग्य थे इसलिए लोकप्रिय हुए। ये प्रश्न बनता है। जी, क्या आपकी राय में क्या जवाब है इसका? लोकप्रिय थे इसलिए पूजे गए या पूजे गए इसलिए लोकप्रिय हुए? नहीं, लोकप्रिय होने से ही उनको स्थान मिला क्योंकि उनके पाठक बहुत आए। हाँ। और पाठकों ने ही उनको सम्मानित किया, पाठकों ने उनको पाला पोसा, पाठकों ने ही उनको जीवन दिया। समकालीन कविता में आप किन कवियों से बहुत प्रभावित हैं और लगता है कि उनकी कविता बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएंगी? नागार्जुन, मुक्तिबोध जी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी, लीला जगुड़ी, राजकमल चौधरी जी, अरुण कमल, हाँ। उदय प्रकाश, ये हैं खासतौर से एकदम जो याद आ जाते हैं। आपको अपनी कविता की कौन सी लाइन है जो आपको लगता है कि वो मील का पत्थर साबित होंगी और लोग याद अरे रखेंगे? वाह, आपको ऐसी कोई बात नहीं? अरे नहीं ताज सप्तक की कविता में भी ऐसी कोई बात नहीं, नहीं? मेरी एक दौर था इंदौर में जब कॉफी हाउस में राजकुमार कुंभद एक शख्सियत हुआ करती थी। हाँ। कॉफी हाउस की शान हुआ करती थी। शहर के कॉफी हाउस ज्ञान के केंद्र बने हुए थे। अब वो माहौल नहीं है, क्या कारण है? कारण बहुत साफ है। वहां जहां पहले कॉफी हाउस हुआ करता था एमटीएच कंपाउंड में, वहां का वातावरण बिल्कुल घरेलू जैसा लगता था। और मैं इसीलिए बार बार कहता था कि ये मेरा नेक्स्ट होम है, मेरा दूसरा घर है ये। और अधिक समय तक मैं वहीं पाया जाता था। हाँ। सुबह से रात तक, कई बार तो यहाँ तक होता था कि बंद करने का टाइम भी हो जाता था, वो बंद भी कर देते थे।
बाकी ग्राहक चले जाते थे, लेकिन मैं और अगर कोई साथ मेरे साथ बैठा है और चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, तो वो लाइटें वगैरह भी बंद करके हमारी लाइट चालू रख देते थे और आपको जो करना है, अगर अधिक देर हो जाती तो एक एक कप कॉफी भी ला के दे देते थे। तो वो एक अलग माहौल था। वहाँ लेखक, रंगकर्मी, पत्रकार, साहित्यकार सभी आते थे और बड़ी खुली तबीयत से बात करते थे, खुली विचारधारा से। यहाँ आने के बाद, जबकि जैसा कि वो कमिश्नर ऑफिस के पीछे बना है कॉफी हाउस, यहाँ आने के बाद वो कॉफी हाउस भी बाजार ने ले लिया, उसमें बाजार हावी हो गया। क्या ये संस्कृति में कोई बदलाव की झलक भी है? अगर वही कॉफी हाउस भी वहाँ रहता अगर, तो क्या वो माहौल रहता अभी वहाँ? इसके दो उत्तर हो सकते हैं, हाँ भी और ना भी। माहौल रह भी सकता था, क्योंकि जो लोग वहां बैठते थे उनका दबदबा, उनका रुतबा इतना था कि लोग उनके सामने बदतमीजी करने से भी परेशान होते थे, दूर रहते थे। लेकिन यहाँ तो चोर भी आ रहा है, पुलिस वाला भी आ रहा है और कई तरह के लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शहर का माहौल, इंदौर का माहौल बौद्धिकता से नीचे गिरता जा रहा है? निश्चित तौर पे जा रहा है। इंदौर का माहौल बदमाशों, गुंडों, चोर उचक्कों, जेब कटों, चैन स्नैचिंग करने वालों उनके कब्जे में चला गया, या उससे आगे बढ़ेंगे तो लैंड माफिया है, उनके कब्जे में जा चुका है। हर तरफ दिन दहाड़े तो 10 दिन में आपको चाकू मार के कोई लूट लेता है। इससे बड़ा अफवाह क्या होगा बौद्धिकता का? ये बौद्धिकता का अफवाह हुआ है, क्योंकि आपके पास, किसी के पास लैपटॉप है और किसी के पास नहीं है, किसी के पास रंगीन टीवी है, किसी के पास ट्रांजिस्टर भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो लूटपाट करेगा। तो बौद्धिक पतन का कारण यही है। ये भौतिक साधनों की उपलब्धता हटा दी जाए? नहीं, ये नहीं है। बौद्धिक साधनों की उपलब्धता हटाना नहीं है। तकनीक आएगा, तकनीक से आपको डरना नहीं चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, वो गेट बनावे को बढ़ा रहा है। एक आदमी इंटरनेट से सारी चीज निकाल के अपने आप को अपडेट कर लेता है, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी वाला, एक मजदूर, एक किसान, वो तो हल चलाने में लगा हुआ है। मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, गरीब आदमी को खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, राशन की लाइन में लगना है, घासलेट की लाइन में लगना है, बस की लाइन में लगना है, रेलगाड़ी की लाइन में लगना है, उसे सब जगह धक्के खाना है। एक आखिरी सवाल, लेखक आज के माहौल में क्या करें? लेखक आज के माहौल में जोड़ तोड़ कर रहा है। क्या करना चाहिए उसे राजनीतिक भूमिका निभाना चाहिए, आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर अपनी बात को बोलना चाहिए। तो मतलब ये खास तौर से कहने का ये है कि अगर आपके आसपास के जीवन में से कोई अच्छा आदमी निकलता है तो वही नेतृत्व करना चाहिए, उसी को नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन लेखक तो अंदर बैठा हुआ है, तो बोले मैं तो लेखक, मैं क्यों जाऊं सड़क पे? तो सड़क पे उतरता नहीं, जन समस्याओं से जूझना नहीं चाहता है, और लेखक महान होना चाहता है। ये गठजोड़ में लगा हुआ है, पुरस्कारों की भीड़ पे खोया हुआ है। आजकल के जो जन आंदोलन चल रहे हैं, जिसे आप जन आंदोलन कहते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जन आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन कहो, अन्ना हजारे का आंदोलन तो कैसे क्या शुरू हुआ, कैसे क्या वो दिग्भ्रमित हुआ, वो कैसे क्या उसने पूरी जनता को, देश की जनता को दिग्भ्रमित किया, ये सभी लोगों ने देख लिया। उसका राष्ट्र वो टूट के बिखर चुका है, और उस बारे में ज्यादा बात करना कोई खास नहीं बात बनती। एक किसी पार्टी का विरोध करने के लिए आप भ्रष्टाचार को मिटाने उठते हैं तो वो उचित नहीं लगता है। अगर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करना है तो फिर सभी जगह से मिटे, वो राजनीतिक पार्टियों में से क्यों मिटे और क्यों नहीं मिटे, सत्ता के गले से क्यों मिटे और क्यों नहीं मिटे, कारपोरेट्स का क्यों रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, बाजारवादी शक्तियां क्यों हावी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पाखंडी साधुओं को, बाबाओं को, महात्माओं को क्यों आप इतना टीवी पर कवरेज देते हैं, क्यों भ्रम फैला रहे हैं। जो हर तरह के भ्रम है उनसे बचने की कोशिश होना चाहिए। उससे से उन भ्रमों से बाहर निकालने वाली शक्ति अगर पैदा होंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। नमस्कार। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।